कविताओं में गेयता के लिए किए गए प्रयास को छंद कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम छंद की परिभाषा को याद करने के लिए एक छंद बोलेंगे। क्या छंद है? मत वर्ण गति यति नियम अंतहि समता बंध जापद रचना में मिले भानु भनत स्वई छंद। मतलब जिस पद्य रचना में मात्रा, वर्ण, गति, यति का नियम और पद के अंत में तुक हो, है ना, समबंध हो या समतुक पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें एक छंद और दे सकते हैं हम परिभाषा याद करने के लिए। परिभाषा याद करने के लिए ट्रिक्स दी गई हैं कि वर्ण भार कल यति नियम जिस कविता के बंद अनुशासन की डोर में बंधे पद ही छंद। ऐसा हम दे सकते हैं इसमें एक। और ये इससे हमको याद हो जाता है, आप लोग दोहरा सकते हैं इसको, है ना। सब लोग अपना जो है माइक चालू करके इसको दोहरा सकते हैं। ठीक है। हाँ, आप लोग अपना माइक चालू करके इसको बता सकते हैं। वर्ण भार कल यति नियम जिस कविता के बंद अनुशासन की डोर में बंधे पद ही छंद। सुनिए, देखा है सबको? ऐसा ऐसा सिंबल करो, मुझे ऐसा अंगूठा दिखाइए वहां नीचे से। हम्म। यस। देखो, तो अब हम छंद क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि गति, यति, वर्ण और मात्रा, चार चीजें हो गई। कौन कौन सी? गति, यति, वर्ण और मात्रा के विचार करके लिखे गए कविता को छंद कहते हैं। जिस कविता में मात्रा, वर्ण, गति, यति के नियम और चरणांत में सम तुकांत हो या उसके नियम का पालन किया जाता हो, उसे छंद कहते हैं। आया समझ में? उसे छंद कहते हैं। अब अगली जो उसकी परिभाषा है वो और भी इजी है। हम्म। और इजी कैसे है कि उसमें हम बोल सकते हैं कविता में अनुशासन को ही छंद कहते हैं। कविता के अनुशासन को छंद कहते हैं। ऐसा हम बहुत सरल परिभाषा के रूप में इसको याद कर सकते हैं। तो देखो, सबसे सरल परिभाषा कौन सी हो गई? कविता में अनुशासन को छंद कहते हैं। ठीक है। या और इसको दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं? अनुशासन में बंधी हुई रचना को छंद कहते हैं। ठीक है। अनुशासन में बंधी हुई रचना को छंद कहते हैं। अब हम देखते हैं छंद के प्रकार। तो छंद के प्रकार में मात्रिक छंद आता है, वर्णिक छंद आता है और मुक्तक छंद आते हैं। तीन प्रकार हो गए। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद और तीसरा मुक्तक छंद। अब जो मात्रिक छंद है इसके हम तीन प्रकार कर सकते हैं। ये सेम चार्ट आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। पहला आ जाएगा सममात्रिक छंद, दूसरा आ जाएगा अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा आ जाएगा विषम मात्रिक छंद। और मुक्तक छंद किसे कहते हैं इसको हम सबसे पहले समझते हैं। देखो, ये मुक्तक छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी जिनको महाप्राण कहा जाता था, उन्हें माना जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मुक्तक छंद का आरंभ किया और जो उनकी पहली पुस्तक थी जूही की कली, इस जूही की कली पुस्तक में, काव्य संग्रह में जो कविता उनकी छपी जूही की कली, वह मुक्तक छंद की पहली कविता मानी जाती है, जो कि आधुनिक काल में यानी छायावाद में हुए। अब
ये जो बाकी छंद है ये तो काफी पुराने हैं। तो इसमें हम देखेंगे सममात्रिक छंद में चौपाई आ गई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ये छंद सममात्रिक छंद है। और अर्ध सममात्रिक कौन से हैं? जो दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला, ये अर्ध सममात्रिक हो गए। कुंडलिया, मतलब जो दोहा रोला से मिलकर बनता है। छप्पय, जो रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है, वो क्या है? विषम मात्रिक छंद है। और एक वर्णित छंद होते हैं जिनकी डेफिनेशन हम आगे समझेंगे। देखो, छंद के जो विभिन्न अंग हम देख रहे थे अभी, उन अंगों का हम के विषय में हम जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। छंद के अंग। तो छंद के अंगों में हम देख रहे हैं, पहला है गति। पहला, गति। छंद पढ़ने का अपने स्वयं का एक उतार चढ़ाव होता है। जैसे मैं एक कविता बोलती हूँ, है ना? छंद पाठ की रीत में होते जो चढ़ उतार, छंद पाठ का ढंग ही करते गति संचार। अब इस छंद को पढ़ने में मैंने क्या किया? अपनी आवाज को ऊपर उठाया, नीचे बिठाला, है ना? आरोह और अवरोह किया, और लय भी बन गई। तो ये जो प्रवाह है उसे हम क्या कहते हैं? छंद की गति कहते हैं। जैसे एक कविता और पढ़ते हैं। हाँ, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इस कविता को पढ़ने के लिए मैंने एक अलग गति बनाई है। तो वो प्रवाह है जो हमको सुनने में अच्छा लगता है, इसे ही गति कहते हैं। दूसरा है यति। कविता पाठ करते समय जो गति में अल्पकालिक विराम आता है, उसे यति कहते हैं। यानी छंद के प्रत्येक पद में चरणों के मध्य यति होती है। यति यानी विराम होता है। अब इसी को हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। काव्य पाठ के मध्य में आता अल्प विराम, चरण चरण के मध्य में यति इसका ही नाम। देखो कितनी सुंदर बात है कि छंद के विषय में हम पढ़ रहे हैं और छंद के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तीसरा इसका अंग है वर्ण यानी अक्षर। ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई जिसे लिपि से व्यक्त किया जाता है, वो वर्ण कहलाता है। मुंह से निकलने वाले किसी भी ध्वनि को व्यक्त करने हेतु प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। इस लिपि के माध्यम से ही ध्वनि को व्यक्त किया जाता है, और इसे ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। वर्ण तो आप लोग समझते हैं, जैसे अ, आ, इ, ई, ये सब क्या है? वर्ण है। और वर्ण से ही तो छंद बन सकता है। चौथा अंग है मात्रा। किसी वर्ण को बोलने में कुछ ना कुछ समय लगता ही है। इस समय को मात्रा कहते हैं। जैसे छोटी की मात्रा रहेगी तो कम समय लगेगा, बड़ी की मात्रा रहेगी तो ज्यादा समय लगेगा। तो जिस वर्ण के बोलने में एक चुटकी बजाने में लगे समय के बराबर का समय लगता है, उसे लघु वर्ण कहते हैं। जिसका मात्रा भार एक होता है, एक के अंक से या खड़ी पाई से हम उसे व्यक्त करते हैं। और जिस वर्ण के बोलने में लघु वर्ण से अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ वर्ण कहते हैं। और इसका मात्रा भार दो होता है। मतलब हम इसको दो गिनेंगे, दो मात्रा गिनेंगे इसकी, और इसका चिन्ह रहेगा एस। एस का चिन्ह होते हैं। पांचवा अंग है छंद का तुक। जिन शब्दों के उच्चारण में समानता होती है, उसे तुक शब्द कहा जाता है। छंद या कविता के अंत में जो शब्द आते हैं उनका उच्चारण एक समान होता है, इसे ही तुक कहा जाता है। यानी जिन शब्दों के अंत में स्वर व्यंजन हो, एक, सुनने में जो सम लगे, तुक बन जाते नेक। देखो अब इस छंद में भी आखिरी में एक और इधर लगा है नेक, तो ये क्या हो गया है? सम तुक वाला छंद हो गया है। तो तुक यानी क्या होता है? आखिरी का वह शब्द जिसका उच्चारण एक समान होता है। फिर छठवां अंग आता है लय। गति यति के मेल को लय कहते हैं।
गति यति को ध्यान में रखते हुए जो शब्द बोलने के प्रवाह को हम क्या कहेंगे, सुर या लय कहते हैं। जैसे गति अरु यति के मेल से होते लय साकार, मीठी बोली लय रचे मोहे जो संसार। ये अपन ने छंद में इसको याद कर लिया, ठीक है। और गण, सातवां अंग है गण। तो गण के लिए क्या कहा कि वर्णों के समूह को गण कहते हैं। क्या कहा, वर्णों के समूह को गण कहते हैं। छंद में 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। और जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। इन्हीं वर्णों के समूह को गण कहते हैं। इस समूह को 8 प्रकार के क्रम में लिखा जा सकता है, जिसे हम याद करते हैं। तो क्या, कैसे याद करते हैं, यमाता राज भान सलगा, यमाता राज भान सलगा। सूत्र से 3-3 के समूह को निर्धारित करके उसके प्रथम नाम को गण का नाम दिया है। जैसे यमाता को हम क्या कहेंगे, यगण, और इसकी मात्रा होती है लघु दीर्घ दीर्घ। मातारा यानी मगण, इसकी मात्रा होगी दीर्घ दीर्घ दीर्घ। ताराज यानी तगण, और इसकी मात्रा होती है दीर्घ दीर्घ लघु। ऐसे हम हर 3-3 वर्ण को अलग अलग करेंगे तो यह गण का सूत्र हो जाएगा। और 8 गण होते हैं। अगला अंक होता है 8 पद। छंद को जितनी पंक्ति में लिखा जाता है उस पंक्ति को ही पद या चरण कहते हैं, पद कहते हैं। इस पंक्ति के आधार पर ही इसे 2 पदी या 4 पदी कहते हैं। जैसे कोई छंद 2 पंक्तियों का होता है तो उसको 2 पदी कहेंगे। और कोई छंद 4 पंक्तियों का होगा तो उसे 4 पदी कहेंगे। और कोई छंद 6 पंक्तियों का होगा तो उसको पदी कहेंगे। कोई 8 पंक्तियों का छंद है तो उसको अष्टपद कहते हैं। अगला अंग आता है चरण। प्रत्येक पदों के मध्य एक या एक से अधिक यति आती है। यति से विभाजित पद को ही चरण कहते हैं। और प्रत्येक पद के में कम से कम 2 चरण तो होते ही हैं। 2 से कम तो होंगे नहीं, तो 2 चरण तो होते ही। तो इस तरह से ये चरण भी छंद का अंग है। अगला हम देखते हैं छंद के प्रकार। जिन छंदों में वर्णों की संख्या, गण विधान, क्रम, लघु गुरु स्वर के आधार पर पद रचना होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। दूसरे शब्दों में केवल वर्णों की गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। अब वर्णिक छंद के 2 प्रकार होते हैं। साधारण वर्णिक छंद, 1 से 26 वर्ण तक के चरण या पद रखने वाले वर्णिक छंद को साधारण वर्णिक छंद कहा जाता है। और दूसरा है दंडक वर्णिक छंद। तो 1 से 26 वर्ण से अधिक, देखो 1 से 26 तक के वर्ण हैं तो साधारण वर्णिक छंद है। और 1 से 26 वर्ण से अधिक चरण या पद वाला कोई छंद है तो उसको दंडक वर्णिक छंद कहा जाता है। ये दोनों परिभाषा हमको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर प्रमुख वर्णिक छंदों में हम लेते हैं पहला सवैया छंद। देखो भाई, सवैया छंद परीक्षा में तो पूछा ही जाता है, हम उसे समझ भी लें कि इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 22 से 26 वर्ण। इसमें एक से अधिक छंद होते हैं या अनेक प्रकार के होते हैं, और इनके नाम भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सवैया में एक ही वर्ण, वर्णिक गण बार बार आता है और इनका निर्वाह नहीं होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, लोरी सरासन संकट को, शुभ सिए स्वयंवर मोहि बरो, नेक ताते बढ़ियो अभिमान महा, मन फेरियो नेक न कंकरी, सो अपराध परियो हमसो अब क्यों सजरे हम तुम हूं धो कहो, बाहुन देही कठारई केशव आपने धाम को पंथ गहो। इससे सरल भी हम उदाहरण ढूंढ सकते हैं।
तो इस तरह सवैया छंद के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे मत्तगैंद सवैया, सुंदरी सवैया, दुर्मिल सवैया, गंगोदक सवैया, मदिरा सवैया, मानिनी सवैया, सुमुखी सवैया, किरीट, मुक्तहरा, महाभुजंग और बाम सवैया। तो इस तरह से ये सवैया छंद होता है। अब हम देखते हैं कि ये सवैया छंद को हमें यदि याद करना हो तो हम कैसे याद करेंगे। अगला हम देखते हैं इसमें, हम इसे टुकड़े टुकड़े में याद कर सकते हैं। जैसे हमने याद कर लिया कि इसमें कितने वर्ण होते हैं और किस तरह से इसकी रचना होती है, कौन सी पंक्ति में कैसा वर्ण होता है। तो गण की गणना करने के लिए यमाता राजभन सलगा ऐसे वाले गण लगाए जाते हैं वर्णिक छंद में, और मात्रिक छंद में तो मात्रा से उसकी गणना की जाती है। अगला हम देखते हैं अगली स्लाइड में, मध्य या कवित्व छंद। आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं इसको, अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। या वर्णिक छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में 31 से 33 वर्ण होते हैं और आखिरी में 3 लघु स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं आखिरी में? 3 लघु स्वर होते हैं। जैसे 16वें और 17वें में वर्ण पर विराम चिन्ह भी इसमें होता है। देखो कृष्ण के जीवन से ये उदाहरण यहाँ पर लेकर आते हैं। जब कृष्ण मथुरा गए हुए होते हैं और उद्धव उनसे उनका संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं, तो उस समय जो अ, क्या दृश्य वहां का रहता है वह सूरदास जी ने कहा है, और वह कवित्त छंद का बहुत सुंदर उदाहरण है। मेरे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी, कहे रत्नाकर सु ग्वालिन की झोर झोर दौरी दौरी नंद पौरी आवन सबे लगी, उजकी उजकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहन सबे लगी, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, पूछन सबे लगी। ये रत्नाकर जी का छंद है। सूरदास जी की तरह रत्नाकर जी ने भी गोपियों के विरह वर्णन का बहुत सुंदर चित्र खींचा है। तो मन भावन के उद्धव के आवन की, यहाँ पर भावन भावन 2 बार लिखा है, उसको एक बार कर लीजिए। मेरे मन भावन के उद्धव के आवन की, तो ये जो है कवित्त छंद का बहुत सुंदर उदाहरण है, और इसे हम तो गा गा कर भी याद कर सकते हैं। तो ऐसा ये कवित्त छंद का उदाहरण है। अगला हम देखते हैं उदाहरण, द्रुत विलंबित छंद। ये भी एक बहुत सुंदर छंद होता है, जिसमें प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और इसमें एक नगण, 2 भगण तथा एक सगण होते हैं। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो ये द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण है। और एक छंद हम लेंगे, हरि गीतिका छंद। ये मात्रिक छंद है। तो मात्रिक छंद की क्या परिभाषा होती है? जहां मात्राओं से छंद की गणना की जाती है उसको मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद में जो प्रमुख छंद है वो है दोहा, सोठा, चौपाई। तो दोहा छंद जो है वो अर्ध सम छंद है, अर्ध सम छंद। और इसके जो विषम चरण होते हैं, यानी पहला और तीसरा जो चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं, और सम चरण यानी दूसरा और चौथा जो चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में गुरु लघु हो सकते हैं, और सम चरणों के अंत में गुरु लघु हो सकते हैं। इसका बहुत ही सरल उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी
सोई, जा तन की झाई परे, श्यामु हरित दुति होई। सोरठा छंद, दूसरा छंद है सोरठा। यह छंद दोहा का उल्टा होता है। विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। और जो तिक तुक होती हैं वो विषम चरणों में भी होती हैं। और यह अर्ध सम मात्रिक छंद कहलाता है। और इसका उदाहरण भी बड़ा सरल है। अस विचारी मति धीर, तजी कुतर्क संशय सकल, भुजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। बच्चों देखते हैं चौपाई छंद। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, मतलब इसमें अलग अलग मात्राएं नहीं होती हैं। इसके तो सारे चरणों में 16-16 मात्राएं ही होंगी। और चरण के अंत में गुरु लघु नहीं होना चाहिए। मतलब पहला अक्षर, आखिरी वाला अक्षर लघु नहीं होना चाहिए और उसके पहले वाला अक्षर गुरु नहीं होना चाहिए। और चौपाई के जो 2 चरण होते हैं उसको अर्धाली कहते हैं। और इसका उदाहरण भी बड़ा सरल है। कंकण किंकिण नूपुर धुनि सुनी, कहत लशन सन राम हृदय गुनी। इसको बार बार बोलेंगे तो आप इसका अभ्यास बहुत आराम से कर सकते हो। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं दोहा का। देखो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। रोला छंद का उदाहरण भी बहुत सरल है। और रोला सम मात्रिक छंद है। इसमें 11-13 के नियम से 24 मात्राएं होती हैं। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट, विदमे मुगल कराची। ऐसा हम उदाहरण लिख सकते हैं। सोरठा के अभी उदाहरण आप देखो, बड़ा सरल है। निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फल चा, करनो रघुवर विमल जस। चौपाई छंद का एक उदाहरण आप लोगों ने बहुत सरल सुना होगा, वो है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलि धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ऐसे रामायण की चौपाई याद करेंगे तो आपका ये चौपाई छंद याद हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप छंद के ये प्रकारों को और इनको याद कर सकते हैं। और परीक्षा में आपको छंद की परिभाषा भी पूछी जाएगी, उनके अंग भी पूछ सकते हैं, उदाहरण पूछ सकते हैं, मात्राओं की गणना भी पूछ सकते हैं। इसलिए बच्चों इसको बहुत अच्छे तरीके से आज ही आप याद कर लीजिए।